Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In the previous lectures, हम लोगों ने दो मेन टॉपिक्स जो कंपनी लॉ का मेन पार्ट है दैट इज ऑल अबाउट अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड कंपनी ऑडिट एंड इट्स ऑडिटर्स के रिगार्डिंग टू सेक्शन 128 से लेकर 148 तक कंप्लीट किए। क्लियर। सो जो दो टॉपिक्स में आपके डिवाइडेड थे, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 अकॉर्डिंग टू योर बुक। क्लियर। नाउ नेक्स्ट ऑन टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, क्लियर, बट सर इंपॉर्टेंट बहुत है एंड कॉन्टिन्यूसली 5 मार्क्स की वेटेज रखने वाला, 4-5 मार्क्स की वेटेज रखने वाला ये टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। दैट मींस ये भी वन ऑफ द टॉपिक ये है जिनके बिना आपका एग्जाम सेट आउट नहीं होता। मोस्टली हर अटेम्प्ट के अंदर आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग, क्लियर, सेक्शन 123 से लेके 127 देख कंटिन्यूटी में चल रहा है। चैप्टर 9 जो था 128 से 138, 139 से 148 कहां पे पड़ा? चैप्टर 10। और ये चैप्टर 8 जो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग, डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, 123 से लेकर 127 तक यहां पे क्या होगा? कंटेंट होगा। क्लियर। सो विदाउट एनी डिले मैं डायरेक्टली अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा बिकॉज इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर। एंड नंबर ऑफ टाइम रेपिटेशन अपना आ चुका। क्लियर। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें रिगार्डिंग द डिविडेंड मैं आपको क्लियर कर दूं। क्लियर। जो आप भी कहेंगे सर हम लॉ उल्टा रीड आउट कर रहे हैं, जो टॉपिक्स हमें पहले करने चाहिए। एक्चुअली कंपनी लॉ के अंदर कोई भी टॉपिक आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज हमें जो डिवाइडेशन गिवन है। क्लियर। अब ये जो टॉपिक है डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दैट मींस डिविडेंड के रिगार्डिंग टू जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी डेक्लेरेशन को लेकर, उसकी पेमेंट को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के अंदर ही आप रीड आउट करेंगे। जो भी नेक्स्ट ऑन या प्रीवियस टॉपिक होगा वो अपने टॉपिक्स कंटेन करेगा, उसके अंदर डिविडेंड का कोई पॉइंट नहीं आएगा। हाँ, बीच बीच में वर्ड कभी यूज हो जाता है, वो अलग बात है। क्लियर। अब जैसे मेरी वैसे भी डिस्कशन पहले हो चुकी, सर एजीएम हम लोगों ने नेम सुना है। एजीएम मींस एनुअल जर्नल मीटिंग, जो एवरी ईयर एनुअली करवाना आप लोगों के लिए क्या है? मैंडेटरी। एंड दिस होल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एजीएम, ईजीएम, बोर्ड मीटिंग्स एंड ऑल विल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 7। क्लियर। बट सर वही है ना कि मैं आपको जो अपने वे से करवा रहा हूं रीड आउट, इससे आपको उल्टा बेनिफिट ही होगा जब आप वो टॉपिक्स को रीड आउट करेंगे। जब वो पर्टिकुलर एजीएम ईजीएम का आएगा, मोस्ट कंटेंट तो आपका ऑलरेडी क्या होगा? प्रिपेयर्ड होगा कि हाँ सर हमने वो नेक्स्ट ऑन आगे पढ़ा था, यहाँ पे यूज होती है। सो एजीएम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिजनेसेस आपके क्या होते हैं? डील। जो बिजनेसेस आपके, बिजनेस मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस एजीएम में की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस। क्लियर। बिजनेस होते हैं दो, वन इज ऑर्डिनरी एंड नंबर 2 इज स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं जी 4, जो लॉ के द्वारा क्लियर है पहले कि ये जो 4 बिजनेस हैं एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस है, मतलब अगर एजीएम होगी तो ये 4 बिजनेस तो होंगे ही होंगे। क्लियर। नंबर 1 इज ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड एफएस को अडॉप्ट करना। ये 4 बिजनेस ऐसे हैं जो अपने आप में क्या है? ऑर्डिनरी। एंड वन ऑफ देम इज, तुम्हारे सामने टॉपिक क्या लिखा हुआ है? डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्लियर। तो सर हमारी मतलब इसी रिगार्डिंग, क्योंकि एजीएम यहाँ पे वर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, ईजीएम वर्ड यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, देन आप मुझसे पूछें कि सर क्या कॉन्सेप्ट है, जस्ट अ मिनट। यस प्लीज। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स आपका वर्ड एजीएम एंड ईजीएम क्या होगा? यूज होगा। तो उसी के रिगार्डिंग तो हमारी डिस्कशन चलेगी। और इतना क्लियर है कि सर एजीएम के अंदर वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस इज दैट डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्लियर। क्योंकि सर नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है? नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है? पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जो 2 तरह के डिविडेंड होते हैं, वन इज फाइनल डिविडेंड एंड नंबर 2 इज इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड या कुछ भी आप प्रोनाउंस करते हैं उसको। सर जो तो प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर हमारा निकला, जैसे लेट इट बी, अगर मैं बात करूं लेटेस्ट प्रीवियस ईयर आपका कौन सा निकला? 2021, 31 मार्च 21, उसका जो डिविडेंड होगा
दैट इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड विच इज टू बी गिवन इन, कब, 21-22 में जब उसकी एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग जब रखी जाएगी, किसकी, 20-21 की, कब रखी जाएगी, 21-22 में, देन सर बोर्ड की ओर से रिकमेंड किया जाएगा एंड मेंबर्स उसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ये दो वर्ड्स अलग अलग होते हैं, क्लियर। बोर्ड जस्ट क्या करेगा, रिकमेंड करेगा, बट डिक्लेयर कौन करेगा, मेंबर्स। अगर मेंबर्स एग्री करेंगे तो देन सर डिविडेंड बांटा जाएगा, नहीं अदरवाइज बिना अप्रूवल के, एजीएम में बिना अप्रूवल के कोई भी डिविडेंड को नेक्स्ट आगे पे नहीं किया जाएगा जब तक मेंबर्स डिक्लेयर ना करें, क्लियर। और एक होता है सर एंटायरम डिविडेंड। एंटायरम डिविडेंड का मतलब क्या था, जब कंपनी सुपर प्रॉफिट्स में होती है, बढ़िया, क्लियर, कंपनी फाइनल डिविडेंड तो दे रही है एंड बीच बीच में अलग से डिविडेंड पे आउट करती जा रही है। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट डिविडेंड बिटवीन टू एजीएम्स, क्योंकि सर जो एजीएम पे दिया जाएगा वो तो कौन सा होगा, फाइनल डिविडेंड, क्लियर। जो बिटवीन टू एजीएम दिया जाएगा दैट इज कौन सा होगा, एंटायरम डिविडेंड, क्लियर। तो उसी के रिगार्डिंग ये काफी सारा टॉपिक्स क्या है, कंटेन्ड है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिविडेंड, सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 पढ़िए जी। डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड पढ़िए। Dividend includes any interim dividend. Yes. The term interim dividend means the dividend declared between two AGMs. सर दो AGMs के बीच में जो डिविडेंड दिया जाए दैट इज कॉल्ड एज एंटायरम डिविडेंड। वैसे सर डिविडेंड की कोई डेफिनेशन थोड़ी हुई, डिविडेंड कहते हैं डिविडेंड इंक्लूड्स क्या, एंटायरम डिविडेंड, बट ये तो नहीं बताया डिविडेंड होता क्या। सर डिविडेंड इज बेसिकली अ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, जो आपने अपनी कंपनी में सिक्योरिटीज परचेज कर रखी हैं, शेयर्स बेसिकली जो परचेज कर रखे हैं, शेयर्स के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलती है, दैट रिटर्न इज कॉल्ड एज डिविडेंड इन नॉर्मल सेंस, लेमन लैंग्वेज डेफिनेशन, क्लियर। बट नॉट एज पर लॉ, नॉट एज पर लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग तो तेरे सामने ये लिखा हुआ कि डिविडेंड इंक्लूड्स एनी एंटायरम डिविडेंड एंड एंटायरम डिविडेंड मींस डिविडेंड बिटवीन टू एजीएम्स। यस, नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अभी पेमेंट वर्ड नहीं आया, इस टॉपिक में दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड डिक्लेरेशन, दूसरा वर्ड क्या है, पेमेंट। सर अभी जस्ट एक वर्ड डिस्कस हो रहा है, पहले डिक्लेयर कैसे हो, पेमेंट तो बाद का प्रोसीजर है, पहले डिक्लेयर बताओ कैसे होगा। सर ये ना दो अलग अलग है, आप ये बताओ फाइनल डिविडेंड के रिगार्डिंग पूछ रहे हो या एंटायरम डिविडेंड, क्योंकि दोनों का वे अलग अलग है। पहली बात चलती है जी फाइनल डिविडेंड की, पढ़िए। Firstly, dividend is recommended by अंडरलाइन रिकमेंडेड, रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, मतलब फाइनल डिविडेंड बोर्ड जस्ट क्या करेगा, रिकमेंड। जैसे मैंने कहा एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने रिकमेंड करा कि इस बार 15% डिविडेंड दिया जाए। मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, रिकमेंड कर रहा हूं। देना ना देना, कम देना ज्यादा देना, ये किसके हाथ में है, मेंबर्स। जब एजीएम होगी, एजीएम के ऊपर इस डिसीजन क्या लिया जाएगा कि वाकई 15% देना है, 15 से कम देना है या 15 से ज्यादा देना है। सर पहली बात, जितना रिजर्व एंड सरप्लस है, जितना रिजर्व एंड सरप्लस है वो सारे का सारा किसका है, प्योरली इक्विटी वालों का। दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं ना, वन इज प्रेफरेंस एंड नंबर 2 इज इक्विटी। प्रेफरेंस वालों को तो फिक्स है, आपको तो आपका डिविडेंड मिलना ही मिलना है, क्लियर, हर साल की तरह। जितना बचा वो सारा किसका होता है, इक्विटी। अब सर आप देखो है तो तुम्हारा ही है, तभी मैं अप्रूवल भी किससे ले रहा हूं, तुमसे ही ले रहा हूं, क्लियर। कि तुम बताओ जी, मेरे अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन है कि 15% दे दो, ठीक है, कम करना है ज्यादा करना है, देना नहीं देना, ये कौन डिसाइड करेगा, मेंबर्स। अगली लाइन, द मेंबर्स इन द एजीएम may declare the dividend by passing। पहली बात क्या लिखा हुआ है, ओआर। ओआर क्यों, क्योंकि सर ऑर्डिनरी बिजनेस तो था, ये कौन सा कुछ स्पेशल बिजनेस था कि जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, सिंपल सा काम है। ऑर्डिनरी बिजनेस है तो नेचुरली सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही वहां पे पास होगा। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, 50 एक्सीडिंग, मेजोरिटी जिसको वर्ड बोलते हैं, क्लियर। मेजोरिटी अगर उस डिसीजन के फेवर में होंगे सर वो रेजोल्यूशन क्या माना जाएगा, पास्ड माना जाएगा, व्हाटएवर। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ कि देना है या नहीं देना, हमने तो ये कहा बाय पासिंग ओआर। मेंबर्स क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे देना है या नहीं देना, क्लियर। नेक्स्ट इज Declaration of dividend at an AGM is an item of ordinary. आप समझ रहे हो वर्ड क्यों बैकग्राउंड तैयार कर रहा था, क्योंकि एक एक वर्ड सारा आप लोगों का यहाँ पे काम आए। अब कम से कम क्लियर होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या सर, एजीएम अगर हो रही है तो ये चार एक्टिविटीज तो कॉमन है सर, ये बिजनेस तो होंगे। कौन कौन से चार, नंबर 1 इज
ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, declaration of dividend, and last is adoption of financial statements. ये कॉमन है सर, कॉमन है। एंड कभी भी मैं कोई एक्स्ट्रा नोटिस में एक्सप्लेन नहीं करूंगा अगर ये 4 बिजनेस ट्रांजैक्ट करने, पता ही है कि एजीएम बुलाई जा रही है तो ये 4 एक्टिविटीज तो होंगी ही होंगी। आगे चलिए, द मेंबर्स में क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस द रेट और अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड बट दे कैन नॉट इंक्रीज इट। मतलब जो रिकमेंडेशन बोर्ड ने दी मैं उसको रिड्यूस तो कर सकता हूं। उन्होंने कहा 15%, मैं 15 या 15 से नीचे तो हो सकता हूं बट 15 से ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर? तो इन सिंपल वर्ड्स, मैं इंक्रीज करने की पावर नहीं रखता, डिक्रीज कर लो, इक्वल अमाउंट दे दो, वो चलेगा। क्लियर? मतलब वही बात है ना कि बोर्ड का कहा मोड़ नहीं सकते, जो उन्होंने कह दिया हाँ उनको कम कर दे, कोई दिक्कत नहीं है कि 15% नहीं 12% दे दो। कई बार मेंबर्स भी समझदार होते हैं कि एक बात सिंपल सी बताओ, ये जो तेरा डिविडेंड है ये कहां से दिया जाएगा? प्रॉफिट्स में से। ये प्रॉफिट्स भी किसके थे? हमारे इक्विटी वालों के। यार क्यों आज ही पैसा बांट रहे हो? कल को अगर ये पैसा कंपनी में होगा, रिजर्व एंड सरप्लस अगर कंपनी में पड़ा होगा, बढ़िया बात है, कल को कोई अपन नए बिजनेस कर सकते हैं, कोई नया अच्छा काम कर सकते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस होगी। मेंबर कहते नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, 15% नहीं 10% दे दो, ये भी बस दे रहे हैं टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन द मार्केट कि हाँ कंपनी डिविडेंड बांटती है। और वैसे भी अपने फायदे के लिए बोल रहा हूं, हमें आगे ग्रोथ दिख रही है तभी तो कह रहा हूं, क्योंकि आज जितना पैसा बांट लोगे सब खा जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जितनी अर्निंग आज अपन निकाल लेंगे सब की सब खर्च हो जाएगी। सेविंग कर लो, रख लो रिजर्व एंड सरप्लस में। तभी कहा बोर्ड ने जितना रिकमेंड किया आप उस अमाउंट को, उस रेट को डाउन तो कर सकते हो, रिड्यूस तो कर सकते हो, बट उस अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर सकते। क्लियर? क्या लिखा हुआ वर्ड? दे कैन नॉट इंक्रीज इट। यस, नेक्स्ट आगे, एंटायरम डिविडेंड। सर यहाँ पे तो फंडा ही क्लियर है। डायरेक्टली वर्ड क्या लिखा गया? डिक्लेयर्ड। क्या वर्ड लिखा गया? डिक्लेयर्ड बाय दी बोर्ड, क्योंकि एंटायरम है ना, ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर। तो सर अगर बोर्ड को अच्छा लगता है कि अपन अच्छे प्रॉफिट्स में है, बढ़िया प्रॉफिट्स में है, सर आप बांट दो, आप ही बांट दो, डिक्लेयर कर दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एंटायरम है ना। बट कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली जो आपने डिक्लेयर करना है आप डिक्लेयर करो, पेमेंट करो, खत्म करो। बट सर अगर होगा फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड वहां पे प्रोसीजर आपका अलग है। वहां पे बोर्ड क्या करेगा? रिकमेंड, एंड मेंबर्स क्या करेंगे? डिक्लेयर। क्लियर? चलिए जी, मेन सेक्शन 123 जो आधा टॉपिक यहाँ पे कंटेन्ड करता है, क्योंकि मेन इसी में कंडीशंस है जी डिविडेंड एंड पेमेंट को लेकर। अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से। यस पढ़िए। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। सोर्सेज मींस कहां से ये पैसा आएगा, कहां से ये पैसा बांटोगे। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अच्छा सर कौन से प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो करंट पैसा कमाया, प्लस और फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड रिमेनिंग जो क्या थे, वो तुम्हारा होता है ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? रिटेन्ड अर्निंग्स वर्ड आप यूज करते हो, और बोथ मतलब जितना पैसा इसमें से ले लिया, बाकी पैसा कहां से ले लिया? पिछले में से ले लिया। सर ये यूज कर सकते हो। कुल मिलाकर प्रॉफिट्स, कुल मिलाकर प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर और मे बी प्रीवियस ईयर। क्लियर? एक पॉइंट और, मनीज प्रोवाइडेड बाय सीजी और इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय इट। अगर गवर्नमेंट ने, सीजी या एसजी ने गारंटी की होगी कि आपकी कंपनी की केस में डिविडेंड हम देंगे ही देंगे, तो नेचुरली सर जो मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी है, जो स्पेसिफिकली किस पर्पस के लिए दी गई? डिविडेंड बांटने के लिए, ये पैसा भी आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत रेयर केसेस में क्या देगी? गारंटी प्रोवाइड करेगी। बट सर गवर्नमेंट गारंटी है, गवर्नमेंट गारंटी है, गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दी होगी, पैसा वो जो देंगे वो पैसा मुझे डिविडेंड की तरह बांटना होगा। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा। या जैसे गवर्नमेंट कंपनीज के केस में होता है, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में अगर कोई डिविडेंड आपको दिया जाएगा, जहां पे गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दी कि आपको डिविडेंड जी 10% देंगे ही देंगे, तो जो पैसा मनी प्रोवाइडेड बाय, जो पैसा सीजी और एसजी ने दिया होगा, ये पैसा भी आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जो हमेशा हमेशा याद नहीं रहता वो पॉइंट ये है,
हमारे माइंड में हमेशा पॉइंट पता क्या आएगा, अगर मैं आपको लिखने को भी दे दूं, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, प्रॉफिट्स। तुम ये एक्सप्लेन कर दोगे करंट फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, रिटेन्ड अर्निंग्स सब लिख दोगे, ये सोर्स भूल जाओ। मैंने सोर्सेज पूछे, सोर्सेज तो दोनों है। सोर्सेज तो क्या हुए, प्रॉफिट्स या क्या है, मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी इन केस ऑफ गारंटी गिवन बाय इट, सोर्सेज तो दोनों है। ये सेकंड पॉइंट के ऊपर एक बार केस स्टडी आई, बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाए, याद ही नहीं आया, याद ही नहीं आया कि सोर्सेज के अंदर ये पॉइंट भी लिखा हुआ। समझ गए ना, तो मतलब ईच एंड एवरी वर्ड की यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंस है, पहली बात। नेक्स्ट आगे, मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स। सर आप अपने ये प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, पढ़िए। डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड, Depreciation shall be provided so as to compute the profit. सर प्रॉपर आप अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करें, ये नहीं है कि वो नॉन कैश होती है, फिर क्या हो गया, नॉन कैश आइटम है, फिर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर तो होता है ना, एलिजिबल एक्सपेंडिचर है, बुक्स के अंदर आप अपनी प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो पैसा आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे, इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स, यस, Any amount representing unrealized gains. अनरियलाइज्ड गेन्स। व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज्ड गेन्स, जो कमाए ही नहीं, नाम के बुक्स में जो दिखा रहे हैं, जैसे एग्जांपल देख आगे क्या लिखा हुआ, नोशनल गेन्स, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। सबसे तगड़ी एग्जांपल, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो तुम लोग अपनी बुक्स में कैपिटल गेन पढ़ रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, सर मेरे को भी पता है, ये जो मेरा 10 लाख का प्लॉट है, जब लिया था और आज की डेट में ये कितने का, 50 लाख रुपए का, बट क्या तुमने कभी बैलेंस शीट में 50 लाख दिखाया? तुम हमेशा क्या दिखाते हो, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, यही करते हो ना। और तुम्हें अलाउ किया गया कि आप रीवैल्यूएशन कर सकते हैं, तो तुम क्या करते हो, 10 का 50 करके 40 लाख का क्या क्रिएट कर देते हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व। तभी बुक्स में वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी ना। तुम क्या करते हो, ये 10 का प्लॉट था, ये कितने का हो गया, 50 का। तुम बुक्स में, अगर बुक्स में वैल्यू डालना चाहते हो कि मैं सर 50 की रिपोर्ट करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू AS 10, रीवैल्यूएशन इज अलाउड, ठीक है, तुम एसेट एंट्री क्या डालते हो, 10 की तो है ही है ना, 10 की तो है ही है, तुमने वैल्यू कितनी दिखानी है, 50, तुम एंट्री पता क्या डालते हो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। तुमने क्या कर दिया, 40 लाख का क्या क्रिएट कर दिया, रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब तेरे माइंड में आ रहा होगा, रिजर्व एंड सरप्लस कैन बी यूज्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। एक बात बता, ये 40 लाख रुपए जो तुमने अपनी बुक्स में रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया, क्या ये रियलाइज्ड है या अनरियलाइज्ड? जब तेरे को मिला ही नहीं, जब तुझे कुछ आया ही नहीं, ऐसे तो मेरे 50 क्या 1 करोड़ लिख दे, जब लिखने ही लगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व जब डालने लगे तो जितना मर्जी डाल ले, ये तो बुक एंट्री है, ये तो बुक एंट्री है, नोशनल गेन है, अनरियलाइज्ड गेन है, हम नहीं मानते इसको। हम तो उस प्रॉफिट को मानते हैं जो एक्चुअली तुमने क्या किया होगा, रियलाइज्ड किया होगा, हम नहीं मानते दूसरे। आगे चल, एंड any change in the carrying amount of an asset or a liability or a measurement of the asset or liability at fair value। तेरी एग्जांपल आ गई, फेयर वैल्यू 10 से 50 होना, 50 आपकी क्या थी, फेयर वैल्यू, हमने ट्रीट करेंगे सर। while computing the profit these notional gains, these unrealized gains या revaluation of asset or liabilities can't be considered, कंसिडर करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी, सर ये तो अनरियलाइज्ड है, ये कौन सा एक्चुअली रियलाइज हुई, इसके साइड पे लिख, ये कौन सा एक्चुअली रियलाइज हुई, साइड पे लिख इसके, ये कौन सा एक्चुअली रियलाइज हुई, तब तुम्हें वो फीलिंग याद आएगी ना कि हाँ पॉइंट में क्या था। ये कौन सा एक्चुअली रियलाइज हुई, नोशनल गेन तो है सर, सिंपल सी बात है, ये थोड़ी अपन लेकर चलेंगे। तो क्लियर, 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या था, डेप्रिसिएशन एज पर रूल्स जो बनती है डालो, बट ध्यान रखना प्रॉफिट्स को कंप्यूट करते टाइम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, नोशनल गेन या जो भी तुम्हारे अनरियलाइज्ड गेन्स है ना, उनकी कोई जगह नहीं है, बाहर निकाल। क्लियर, इनको नहीं कंसीडर करना बीच में। ऐसे तो तुम पता क्या होगा, हमारा तो प्रॉफिट ही बहुत है, क्यों 40 लाख ने प्रॉफिट बढ़ा दिया, क्या वो 40 लाख सचमुच में मिला? सर जिस दिन मिलेगा उस दिन बात करेंगे ना, उस दिन प्रॉफिट में अपनी बुक्स में बुक करूंगा। आपने क्या करा, रीवैल्यूएशन रिजर्व डाल दिया, तेरा प्रॉफिट तो नेचुरली रिजर्व तो दिखेंगे कि हाई हो रखे, एंड उस चक्कर में तुम डिविडेंड बांट दो, जो था वो भी गया। और ये तो क्या थे, नोशनल गेन थे सारे। सर इनका कोई गारंटी नहीं है, अगर आज 10 की चीज 50 की हो सकती है, 50 की चीज 10 की भी हो सकती है।
कल का कुछ नहीं पता अपने को, इसीलिए कहा इसको बाहर निकालो, इनको कंसीडर नहीं करना वाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स। नेक्स्ट आगे सर, अच्छा बताओ जो पास्ट ईयर के लॉसेस हैं, डेप्रिसिएशन टू बी सेट ऑफ है, पीजीबीपी पढ़ रहे हो तुम लोग, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, क्लियर, या प्रीवियस ईयर के जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं उनको तो सही कर लो। बड़े आए डिविडेंड बांटने वाले, डिविडेंड तो तब बांटना, पहले प्रीवियस ईयर के बैलेंस तो सही कर लो अपने। पढ़ क्या लिखा हुआ है, बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग पॉइंट शैल बी सेट ऑफ। अब सेट ऑफ वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा, सेट ऑफ समझते होंगे डेप्रिसिएशन की। सर वो जो इस बार के तुम प्रॉफिट्स बोल रहे हो ना डिविडेंड बांटने के लिए, रुक जा, पहले पिछले साल के जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, पिछले साल की जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ना, पहले वो सेट ऑफ कर। और ये दिमाग किसका चल रहा है, मेंबर्स का चल रहा है। बोर्ड तो कहेगा बांट दो, बोर्ड तो कहेगा, क्योंकि बोर्ड को क्या है कि मार्केट में अपनी हवा बनी रहे कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड क्या करती है, पे आउट करती है। सर रीजन बहुत होते हैं, आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर +2 में अगर पढ़ा हो, क्योंकि 2-3 साल से मैं कह नहीं सकता ना, कोरोना बैच, क्लियर, अगर पढ़ा हो, एक डिविडेंड डिसीजन था ना, डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले बहुत फैक्टर्स। सर एक फैक्टर तो बोर्ड भी अपनी बात में सही है भाई, बोर्ड भी अपनी बात में सही है कि डिविडेंड बांटो, क्यों बांटो, हमें कैपिटल कौन देगा, हमें मार्केट से कैपिटल इकट्ठी करनी है। एंड कोई भी इन्वेस्टर आपके कंपनी में पैसा कब लगाएगा, जब रिटर्न्स देखेगा। रिटर्न्स कहां से देखेगा, पिछले साल के ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले साल के डिविडेंड रिकॉर्ड, कि कंपनी कितना डिविडेंड बांटती है। पता लगा कंपनी तो बांटती नहीं है, कंपनी के जो 2 साल हो चुके अब तक इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं बांटा, क्या ऐसी कंपनी में तुम इन्वेस्ट करोगे। सर बोर्ड भी अपनी बात में सही है, इसीलिए सेक्शंस बनाए गए, नहीं सर बांटो, मना कोई नहीं है, बट ये प्रोविजंस का क्या करवा दो, कंप्लायंस करो। क्लियर, आगे पढ़ियो, सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ दी, क्या करंट ईयर, तेरे करंट ईयर के इस बार प्रॉफिट आ गए ना, खुश मत हो। लास्ट ईयर का जो लॉस है ना, पहले प्रीवियस ईयर के लॉसेस को क्या कर, सेट ऑफ कर, एंड उसके बाद किसको कर, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब्ड समझते हो वर्ड, जिस साल आपके लॉसेस होते हैं, क्लियर, या जिस साल आपका प्रॉफिट अवेलेबल कम होता है एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है, देन डेप्रिसिएशन कैन बी एब्सॉर्ब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल। जैसे बिजनेस इनकम आप लोगों की कितनी आई, 50,000, क्लियर, एंड डेप्रिसिएशन आपकी कितनी है, 80,000। सर जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे मैक्सिमम उतनी डेप्रिसिएशन, ये पास्ट ईयर का था, पिछले साल का, तो इसमें से 50 के अगेंस्ट कितनी डेप्रिसिएशन गई होगी, 50, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकती। इसमें से अनअब्सॉर्ब्ड कितनी बची होगी, 30। ये पढ़िए ना, ये पढ़िए ना। नेक्स्ट ईयर करंट ईयर में अगर प्रॉफिट्स होंगे, पहले लॉसेस, नंबर 2 पढ़ियो क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ऊपर भी बढ़ गया था, एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नॉट प्रोवाइडेड फॉर। अब आप कहोगे जी एनी का मतलब क्या हुआ, क्या सिर्फ लास्ट बैक या प्रीवियस भी होते हैं। यहां पे आप लोगों का टॉपिक आएगा इनकम टैक्स में पीजीबीपी के साथ। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अभी तो आपके हेड्स चल रहे हैं ना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जब पढ़ेंगे वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स, 8 साल, क्लियर, डेप्रिसिएशन भी 8 साल। तो सर इसीलिए वर्ड क्या कहा गया, इसीलिए वर्ड क्या कहा गया, एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की अगर तुम्हारी कैरी फॉरवर्ड होते 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 इस साल में आ रही है ना, पहले उनको सेट ऑफ कर, जिसको वर्ड बोलते हैं पहले डिफॉल्ट सही कर। जब तक डिफॉल्ट सही नहीं होगा ना, तब तक हम डिविडेंड बांट रहे नहीं। डिविडेंड बांट के तुम मेंबर्स को खुश कर रहे हो, एक्चुअल पोजीशन तो बताओ ना तुम्हारी कंपनी की क्या है। पिछले साल के तो तेरे लॉसेस हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वो तेरी पड़ी है, और तुम लगे आज डिविडेंड बांटने, कह रहे हो जी इस साल का प्रॉफिट बड़ा अच्छा हो गया। रुक, पहले पिछले साल का डिफॉल्ट क्या कर, सही कर। जब तक ये नहीं करोगे हम आगे नहीं जानेंगे। हुआ क्लियर, आगे चलो। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। हाँ जी, Depreciation shall be provided in accordance with the provisions of Schedule 2. शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 मतलब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एट प्रेजेंट आप पढ़ भी रहे हो, पीजीबीपी के साथ मैच करवा रहा हूं सर। अब अपने कंपनीज के केस में 2 एक्ट हो गए। कंपनीज के केस में एक हो गया कंपनीज एक्ट 2013, और रिटर्न जो जाएगी, इनकम टैक्स रिटर्न जो जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग जाएगी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। बट सर आपको ये तो पता है
कंपनी अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन चलती है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन चलती है वो ब्लॉक जो आप पढ़ते हो WDV वाला, वो चलती है अलग कॉन्सेप्ट से। समझ गए ना? यहां पे क्लियर कर दिया, हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स का नहीं पढ़ रहे। तो यहां पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 2 में, वो इतना बड़ा लंबा सारा चार्ट गिवन है, लाइफ ईयर्स वगैरह, बहुत लंबा चौड़ा चार्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या करेंगे आप? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मेरे को इनकम टैक्स से मतलब नहीं, मेरे को मतलब किससे है? कंपनी लॉ से। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे चलिए, ट्रांसफर टू, यस क्या? रिजर्व्स। ट्रांसफर टू रिजर्व्स इज नॉट मैंडेटरी। A company में ट्रांसफर टू रिजर्व such percentage of पहली बात, नॉट मैंडेटरी मतलब ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, मजबूरी तो नहीं है ना, करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अ कंपनी में ट्रांसफर टू रिजर्व, और वो भी क्या लिखा हुआ है? सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट एज इट मे डीम फिट। किसी टाइम पे मैंडेटरी हुआ करता था, पुराना एक्ट हुआ करता था, इवन लिखा भी हुआ था इतना इतना रेट, सब कुछ हटा दिया। पहला वर्ड नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लिख ले ऑप्शनल है। क्लियर? यहां पे लिख ऑप्शनल है। क्लियर? एंड नंबर 2 क्या लिखा हुआ? अपनी मर्जी से। क्लियर? सच परसेंटेज के साथ आप अपनी मर्जी से जो ट्रांसफर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, हमारी ओर से कोई बंदिश नहीं। क्लियर? नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक तो सर आप प्रॉफिट्स में से बांटते आ रहे थे। क्लियर? करंट ईयर के प्रॉफिट में से बांटते आ रहे थे जब आपका करंट ईयर का सफिशिएंट था। अब मुझे नीड अराइज हुई किस बात की? डिविडेंड तो बांट रहे हैं, बट माय करंट ईयर प्रॉफिट्स आर नॉट sufficient. In that case, I would like to withdraw the amount of dividend from कहां से? रिजर्व्स में से। बट ऐसे थोड़ी हाथ लगाने देंगे, साथ में कंडीशंस हैं, पढ़िए। If for any financial year there is inadequacy or absence of profits, but a company intends to declare dividend out of the accumulated profits of previous financial year. ये पर्टिकुलर प्रोविजन लगेगी ही कब? पहला वर्ड क्लियर कर दिया, when there is inadequacy और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, देन ये प्रोविजंस क्या होंगी? अप्लाई होंगी। नहीं अदरवाइज अगर तेरा करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट है, हमें क्या दिक्कत? हम रिजर्व्स को छेड़ेंगे भी क्यों? सिंपल सा पॉइंट, मैं रिजर्व में से अमाउंट निकलवाऊंगा ही क्यों? मुझे चाहिए ही नहीं। बट अगर रिजर्व में से अमाउंट चाहिए, देन ये कंडीशंस का कंप्लायंस करना होगा। क्लियर? which have been transferred to free reserves, the company shall comply with the rules, and rules आपके नीचे ही गिवन है। सबसे पहला पॉइंट रेट, पढ़िए जी। The rate of dividend declared shall not exceed the average of the rate at which dividend was declared by the company the immediately preceding 3 financial। मतलब सर पिछले 3 साल की एवरेज रेट से एक्सीड नहीं कर सकते। लिखिए इसको अपनी लैंग्वेज में, लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट से, लास्ट एवरेज नहीं कर सकते। क्लियर? तो पिछले 3 साल की एवरेज निकाल, जो भी तुझे गिवन होगा उस एवरेज का जितना भी रेट आया दैट इज योर मैक्सिमम रेट, जो इस बार डिविडेंड आप दोगे। पहली बात। दूसरा, अच्छा, हाउएवर this condition shall not apply to a company which has not declared any dividend in each of the immediately preceding financial। बिल्कुल सर, जिन्होंने डिक्लेयर ही नहीं करा एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द, पिछले 3 साल में हमने करा ही नहीं। अभी फर्स्ट ईयर था आपका, ठीक है ना, अभी फर्स्ट ईयर था, या आज पहली बार करने जा रहे हैं, और हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हैं? इनएडिक्वेट हैं या एब्सेंस है, तो सर आपके ऊपर ये प्रोविजन ही नहीं है। आप अपना जो भी रेट देखकर ही दोगे, कौन सा बहुत ज्यादा हाई दे दोगे। क्लियर? तो ये प्रोविजन पहली बात तो 3 साल वाली कहां पे है? वहां पे जहां कंपनी कंसिस्टेंटली ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, हर साल आपका डिविडेंड जा रहा है, तो पिछले 3 साल की एवरेज से ज्यादा आप नहीं दे सकते। क्लियर? क्या चीज? हाँ, मतलब ये कहां से है? पहली बात, ये रिजर्व्स के लिए है ना। जब आप रिजर्व की अमाउंट यूज करना चाहते हैं, कंडीशन इज दैट आप पिछले 3 साल की एवरेज से ऊपर नहीं जा सकते। जो भी एवरेज आएगी दैट इज योर मैक्सिमम। अब कोई भी रेट दे सकती है, वो तो दो, वो कोई इशू नहीं है। वो तो तुम्हारा वो पहले वाला प्रोसीजर था कि बोर्ड रिकमेंड करेगा, मेंबर्स क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे, वो तो हमें कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट्स, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में बोर्ड जितना रिकमेंड करना चाहे 20% कर ले। रिजर्व में लिमिट है, रिजर्व में लिमिट है, क्योंकि ये रिजर्व्स
एक सेफ्टी साइड के लिए होते हैं, अनसर्टेनिटीज के लिए होते हैं, ऐसे ही आपको यूज नहीं करने। अब तेरा क्या पता तू अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के चक्कर में इस बार 20% डिविडेंड बांट दे, तेरा थोड़ी कुछ जा रहा है, सारा पैसा कहां से जाएगा, रिजर्व्स में से। कमाया इस साल कुछ भी, ये तो तुम वही गलत काम कर रहे हो ना फिर तो। नहीं सर, इस केस में अलाउड नहीं है। मैक्सिमम रेट दिया गया 3 साल की एवरेज, पिछले 3 साल की एवरेज निकाल, जितना उसमें आएगा ना मैक्सिमम वो रेट है, या उससे कम ही कर ले, ज्यादा तो मतलब ही नहीं है। आगे चल, अमाउंट ड्रॉन। सर एक बार बताइए, विड्रॉल कितना कर सकता हूं रिजर्व में से, ना रिजर्व में से कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूं। पढ़, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम रिजर्व शैल नॉट एक्सीड, क्या लिखा हुआ है, 1/10। 1/10 मतलब 10%। 10% ऑफ किसका, सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस। ये तेरी लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस पीयूसी प्लस एफआर, इसका टोटल कर, इसका टोटल कर, इसके 10% से ज्यादा, इसके 10% से ज्यादा और इक्वल टू, मतलब आप एक्सीड नहीं कर सकते। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व्स, दैट इज 10% ऑफ सम टोटल ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का मिलाकर इतनी अमाउंट आप रिजर्व में से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब लेट इट बी, एग्जांपल तो बनाने को जितनी मर्जी केस स्टडीज बना लो इस पे। पेड अप शेयर कैपिटल मान ले टोटल तेरी कितनी है, 50 लाख। फ्री रिजर्व्स कितने तेरे पास, 30 लाख जो पड़े हैं। 50 + 30 कितना हुआ, 80। 80 का 10% कितना हुआ, रिजर्व में से, फ्री रिजर्व में से, मतलब 30 थे ना, 30 में से मैक्सिमम कितना यूज कर पाओगे, 8। जो कंडीशन किस पे थी, डबल पे। कंडीशन दोनों का टोटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10% से ऊपर आप विड्रॉल इस रिजर्व में से नहीं कर पाएंगे। लिमिट है सर, देखो उधर से रेट की लिमिट आ गई पहले वाले में, इधर लिमिट किसकी आ गई, अमाउंट की। एक और तीसरी कंडीशन पढ़, यूज ऑफ अमाउंट ड्रॉन, और ऊपर से जो अमाउंट निकालोगे ना, जितना क्या करेंगे अपन, विड्रॉल। पढ़ियो, द अमाउंट so drawn from reserves shall first be utilized to set off losses incurred in the financial year. पहले जितने तेरे लॉसेस इंकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर हैं, जिसका तुम डिविडेंड देने की बात कर रहे हो, पहले उसको सेट कर। अब तुमने मुझे क्या कहा, चलो रेट तेरा कितना था, मान ले 12%, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन मान लो एवरेज कितनी आ गई, 12%। दूसरी कंडीशन में कितनी एग्जांपल ली थी अपन ने, 8 लाख रुपए। 50 + 30 80, 80 का 10% कितना हुआ, 8 लाख। निकाल सकते हो। 8 लाख कांट बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर डिविडेंड ना। 8 में से पहले जो लॉसेस इंकर्ड इन फाइनेंशियल ईयर हैं, जिसका तुम ये डिविडेंड देने की बात कर रहे हो, पहले उस लॉस को क्या कर, सेट ऑफ कर। मान ले उस साल का लॉस कितना था, 3 लाख। कितना था, 3 लाख, जिसका तुम ये डिविडेंड देने की बात कर रहे हो। 8 में से 3 तो वो खा गया, 8 में से 3 तो क्या हो गया, सेट ऑफ। कितना यूज कर पाओगे, 5। तीसरी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, आगे चल, बैलेंस ऑफ रिजर्व, और ऊपर से वो जो रिजर्व तेरे कितने थे, 30 रिजर्व। एक मिनट, साथ साथ थोड़ा सा ना ये याद आ गया। यहाँ पे कितना आया था अपना सर, 50 + 30 80। समझने के लिए जस्ट लिखना नहीं आपने, जस्ट इलेबोरेट कर रहा हूं एक बार। यहाँ पे इसका 10%, सर इसका 10% आपका कितना हुआ, परसेंट। आपने क्या कहा, सेकंड कंडीशन में 8 लाख। बट थर्ड कंडीशन ने आपको क्या कहा, ये जो अमाउंट आप विड्रॉ करोगे डायरेक्टली 8 लाख यूज नहीं कर पाओगे, इसमें से पहले लॉसेस को क्या करो, सेट ऑफ करो। तो यहां पे तूने क्या कहा, 8 - 3 कितनी अमाउंट यूज कर सकते हो, 5 लाख। ये पॉइंट आया। अब बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, ये लिखा गया। बैलेंस ऑफ रिजर्व्स का मतलब क्या है, निकालने के बाद तूने 30 में से कितना निकाला, 8। बैलेंस ऑफ रिजर्व्स जो है, पढ़ियो आगे, आफ्टर सच ड्रॉल shall not fall below 15% of its paid up share capital as per the latest audited FS. लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस में मेरे को बताइए कितनी थी तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल, 50। 50 का 15% कितना हुआ, 750। एक बात बता, तुमने जितनी भी अमाउंट निकाली, 30 - 8 कितना होता है, 22। बहुत पैसा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। आपको तो मिनिमम कितना चाहिए था, 7.5 होना चाहिए था। मेरे तो पहले ही बहुत बड़ा है, मेरे पास तो रिजर्व अच्छे पड़े थे। कंडीशन ये भी है, क्या कंडीशन है, बैलेंस निकालने के बाद, रिजर्व्स निकालने के बाद जितना भी अमाउंट बचेगा ना, किसमें, रिजर्व्स में,
वो मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए, कम से कम 15% ऑफ अकेला किसका, पेड अप शेयर कैपिटल का। क्या उतनी अमाउंट है? हाँ सर, उससे तो ऊपर ही है, उससे तो ऊपर ही है, ठीक है डन, कोई इशू नहीं, यूज कर लो जहां कर लो, सारी कंडीशंस का कंप्लायंस करो। पहली कंडीशन, दोबारा बोल रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या थी, फॉर रेट, रेट क्या था, पिछले 3 साल की एवरेज से एक्सीड नहीं कर सकते। अमाउंट ऑफ विड्रॉल कितना कर सकते हो, 1/10 और 10% ऑफ सम टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, क्लियर। एंड अमाउंट जो यूज करनी है ये पहले लॉसेस को, अच्छा कौन से लॉसेस को, सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर के लॉसेस जिसका डिविडेंड, प्रीवियस लॉसेस नहीं है, ध्यान रख लो, उलझाने को मैं जितना मर्जी उलझा सकता हूं। यहाँ पे लॉसेस कौन से थे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे incurred in the financial year for which the dividend is declared, जिसका डिविडेंड तुम देने की बात कर रहे हो, पहले उसी साल का इसमें से क्या करो, लॉस सेट ऑफ करो। एंड फोर्थ कंडीशन इज बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल मस्ट बी इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस। कम से कम इतना होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो तुमने इतना पैसा विड्रॉल कर लिया, इतना पैसा विड्रॉल कर लिया जो ये फोर्थ कंडीशन को क्या कर गया, हिट कर गया। मैंने तो क्या कहा था कि 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम बचना चाहिए उसके बराबर, समझ गए ना। तो ध्यान रखना चारों कंडीशंस का, और ये एप्लीकेबल ही कब होंगी, जब आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो कहां से, रिजर्व, व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स एंड यू वांट टू डिक्लेयर द डिविडेंड, इन दैट केस आपको ये कंडीशंस का फुलफिलमेंट करना होगा। नेक्स्ट इज compliance. Compliance of rule 3 is not required by a government company in which the entire paid up share capital is held by CG or by SG or by CGSG या जो भी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर। यहां पे लिख लो exempt फॉर गवर्नमेंट कंपनी, बट यहां पे एक वर्ड था, अंडरलाइन द वर्ड एंटायर पेड अप, एंटायर 100% गवर्नमेंट कंपनी, exempt फॉर लिख ले, exempt फॉर 100% गवर्नमेंट कंपनी, 100% गवर्नमेंट कंपनी, 100% से समझोगे ना, वैसे सारी की सारी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन ये अप्लाई नहीं है। बट वैसे गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था, एटलीस्ट 51%, बाकी तो कोई भी होल्ड कर सकता है, क्लियर, और पार्टली बाय बोथ। कैसे, अगर 100% गवर्नमेंट कंपनी, हाँ, उसका जो टोटल स्टेक है कुछ रिटेल इन्वेस्टर ना, 100% का मतलब कि सारा का सारा होल्ड किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, फुली ऑन्ड, इसको वर्ड क्या बोलते हैं, होली ऑन्ड गवर्नमेंट कंपनी, सारी की सारी शेयर कैपिटल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, सीजीएसजी, पार्टली बाय सीजीएसजी और मे बी बोथ, व्हाटएवर द केस। एग्जांपल क्या, गवर्नमेंट ने सारे शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, नहीं फिर डिविडेंड किस पे है, गवर्नमेंट का सीधा है, डिविडेंड नेक्स्ट आगे जो आपके मेंबर्स होंगे जिनके पास इक्विटी होल्ड होगी, गवर्नमेंट का रिटर्न ले नहीं सकती बाजू में, क्यों, गवर्नमेंट तो भी रिटर्न लेगी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट क्या प्रॉफिट नहीं कमा सकती, क्या कमा सकती है, फिर मेंबर्स तो भी आपकी कंपनी के हैं, आपने अपने को डिविडेंड दे रहे हो। नॉर्मल कंपनी में मेरा पैसा लगा हुआ, मेरी कंपनी में अपने आप को दे रहा हूं, वहां पे क्यों नहीं सवाल पूछा, क्योंकि वहां अपनी जेब में जा रहा है। मेंबर्स के केस में भी क्या है, तुम लोग ही ओनर हो, ऑनर ही अपने शेयर्स पे अपने आप को क्या दे रहा है, डिविडेंड, तो फिर ठीक है ना सर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर रहे हैं, अलाउड है। फिर इन्वेस्टमेंट किस बात की, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ही क्या होती है, रिटर्न, सर रिटर्न इज मस्ट, तभी तो उसको वर्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे, नहीं वो एक्सपेंडिचर वर्ड नहीं होएगा, कॉमन सेंस which is not so common in the common। next आगे, dividend out of free reserves, yes पढ़िए। No dividend shall be declared paid by a company from its reserve other than free reserves। सर एक reserves के साथ भी ना वर्ड अटैच कर दिया गया, free reserves, not every reserve। अरे कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व नहीं यूज करने, लिख नीचे स्पेसिफिक रिजर्व्स नहीं यूज करने, स्पेसिफिक नहीं यूज करने, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे, प्रोहिबिशन ऑन, अच्छा प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं, साफ ही मना कर ही सकते, क्या, अगर आपका कोई भी डिफॉल्ट होगा डिपॉजिट्स के रिलेटेड, पढ़िए, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन इक्विटी शेयर, अच्छा स्पेशली किसके ऊपर, सिर्फ इक्विटी, मतलब प्रेफरेंस वालों को दे सकते हो, यस
यही ना, आप ध्यान देना शुरू कर दो इन बातों पे, क्योंकि यही तेरी केस स्टडीज के पार्ट बनते हैं छोटे छोटे। याद रहेगा, हाँ सर प्रोहिबिशन थी, बट किस पे थी? इतना पता डिविडेंड पे थी। किसके डिविडेंड पे? इक्विटी पे, प्रेफरेंस पे नहीं। प्रेफरेंस वालों को तो दे दो, पर इफ द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 73 एंड 74, जो क्या होते हैं, पढ़िए। Prohibition on acceptance of deposits from public and conditions for acceptance of deposits from the members. बिल्कुल। एंड सेक्शन 74 रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट्स की एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट्स की रीपेमेंट को लेकर चैप्टर 5 डिपॉजिट्स के नाम से जो आपका है, अगर उस सेक्शन 73 एंड 74 का कंप्लायंस अगर आपने नहीं कराना, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है। इक्विटी शेयर्स के ऊपर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्लियर? दिस प्रोहिबिशन शैल कंटिन्यू सो लॉन्ग एज द फेलियर टू कंप्लाई, जब तक तेरा ये कंटिन्यू चलेगा ना, जब तक ये डिफॉल्ट चलेगा डिपॉजिट्स का, तब तक तुझे अलाउड हो। क्लियर? सो अगर सही कर सकते हो सही कर दो, देन आपको अलाउ करवा देंगे, नहीं अदरवाइज हमारे अकॉर्डिंग टू अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आगे पढ़। पेमेंट Payment of dividend to whom? Yes. The dividend shall be paid to registered shareholders. Clear? और the order of the registered shareholder, जिसको वो कहेगा अरे मेरा बेनिफिट है, मैं बेनिफिट अपना किसी को भी असाइन कर सकता हूं। मैंने कंपनी को बोला डिविडेंड मुझे नहीं, साहिल सर को दे दिया करो, दे दो, ठीक है, मैं अपना ऑर्डर कर रहा हूं ना, बेनिफिट ही दे रहा हूं, लायबिलिटी तो नहीं दे रहा ना। आगे बैंकर्स ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या ये हो सकता है मैंने अपने बैंकर्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मेरे बिहाफ पे कंपनी से डिविडेंड क्या कर लिया करो, कलेक्ट कर लिया करो, ठीक है सर, बट सर इनको ही, इनके अलावा किसी को नहीं। क्लियरली मेंशन्ड है। पे टू हुम, पहला रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, नंबर 2 ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, नंबर 3 बैंकर ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। आगे नेक्स्ट इज मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यस, no dividend shall be payable except in cash. इन कैश मतलब थ्रू बैंकिंग चैनल, नगद नहीं पढ़ाएंगे 500 के नोट वहां। क्लियर? इन कैश का मतलब क्या होता है? नॉट इन काइंड। इसने इन कैश वर्ड को यूज करा, क्योंकि साथ में वर्ड क्या होता है? इन काइंड। इन काइंड मतलब डिविडेंड दे रहे थे, कुछ सामान ले जाओ। क्लियर? ये थोड़ी है कॉस्मेटिक का सामान बांध के दे दिया, ले जा। और डिविडेंड बांट रहे हो, नगद दो। नगद मतलब थ्रू बैंकिंग चैनल, नॉट इन कैश काइंड ऑफ, वो कैश नहीं है ये। इन कैश मतलब नगद दो थ्रू बैंकिंग चैनल। क्लियर? डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन काइंड, काइंड नहीं होगा। क्लियर? हाउएवर द डिविडेंड में बी पेड बाय, क्या लिखा हुआ है? चेक, डिविडेंड वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड। या फिर हमने क्या कर दिया, जैसे कूपन नहीं होते, डिविडेंड वारंट बना दी, डिविडेंड वारंट बना दी, जैसे कूपन होते हैं, आपके नाम पे ये कूपन दे दीजिए, जब चाहो तब रिडीम करवा लेना। है तो ये भी कैश ही है तो ये भी अपने आप में पेमेंट ही है। हो सकता है कोई पर्सन अगर इमीडिएट नहीं लेना चाहता, डिविडेंड वारंट ले लो, हमें क्या दिक्कत है? जब एन कैश करवाने होंगे तब एन कैश करवा लो। वाउचर्स जैसे होते हैं काइंड ऑफ गिफ्ट वाउचर, सेम केस यहाँ पे। क्लियर? बट इन काइंड नहीं दे रहा मैं, पेमेंट ही दूंगा, या तो आज ही या एट सम फ्यूचर डेट, बट मिलेगी पेमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज capitalization of profits permitted. पढ़िए, it is permissible to capitalize the profits or reserves by issue of bonus shares or making a bonus call. बिल्कुल सर, it is permissible to capitalize the profits or reserves. सर अगर आप अपने profits या reserves को capitalize करना चाहते हो, कैपिटल का पार्ट बनाना चाहते हो, वैसे तो रिजर्व एंड सरप्लस है, उसको कैपिटलाइज करना चाहते हो, तो यह क्या करो? दो ही वे हैं, या तो पूरा का पूरा बोनस शेयर बांट, बोनस शेयर फ्री में शेयर्स दे दी, बट ये डिविडेंड से अलग है। डिविडेंड इज नॉट बोनस, बोनस अलग चीज है, डिविडेंड देना अलग चीज है। क्लियर? या मे बी बाय मेकिंग अ बोनस कॉल। अकाउंट्स के अंदर एक टॉपिक आएगा, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, उसमें ये दो वर्ड्स आएंगे, वहां पे तुझे लिंक करवाऊंगा। ये दो तरह के बोनस होते हैं, एक होता है बोनस कॉल। बोनस कॉल मतलब 10 रुपए का शेयर था, 7 पेड अप था, कंपनी होगी खुश, कंपनी के पास प्रॉफिट्स बढ़िया थे, 3 रुपए माफ, देने की जरूरत नहीं है, हमारी ओर से बोनस कॉल, बोनस कॉल, बोनस कॉल, 3 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपका वही शेयर हम अपनी ओर से क्या कर रहे हैं? फुली पेड अप कर रहे हैं। क्लियर? मतलब कंपनी पूरा शेयर नहीं दे रही, जस्ट एक बोनस कॉल दे रही है कि तेरी अनपेड अमाउंट को उन्होंने क्या कर दिया? पेड कर दिया। या फिर क्या होता है, आपका शेयर फुली पेड अप था, आपको हमारी ओर से एक एक्स्ट्रा शेयर मुफ्त, 10 रुपए का शेयर पूरा मुफ्त, दैट इज कॉल्ड एज बोनस शेयर। तो दो वर्ड है, शेयर या कॉल। बोनस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट,
तो सर अगर आप अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना चाहते हैं या अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, द ओनली वे इज बोनस, बोनस शेयर और बोनस कॉल। नेक्स्ट इज डिपॉजिट ऑफ, इंपॉर्टेंट, Deposit of dividend in separate bank account. The amount of dividend including parent dividend. मतलब ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए है, चाहे फाइनल डिविडेंड है चाहे एंटायरम डिविडेंड है, जो भी अमाउंट होगी जिस दिन तुमने डिक्लेयर कर दी, जिस दिन तुमने किसने, Members. फाइनल डिविडेंड के केस में मेंबर्स, एंटायरम के केस में याद करो सारा, ऐसे नहीं, क्लियर। फाइनल डिविडेंड के केस में कौन, मेंबर्स ने, और अपना एंटायरम के केस में बोर्ड। जिस दिन डिक्लेयर कर दिया ना, फटाफट पैसे निकाल लो, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवा दो। तुम्हारा क्या पता कल को मुकर जो, तुम्हारा क्या पता आज डिविडेंड कह के कल को कह दो जी हमारा तो मूड चेंज हो गया, खादी पीती में कह दिया होगा, ये क्या मतलब है, ये तो कोई मतलब नहीं बना। चुपचाप पैसा निकाल, वो जितना डिक्लेयर करा सारा पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या करवा दो, डिपॉजिट करवा दो, क्लियर। पढ़, शैल बी डिपॉजिटेड इन कहां पे, शेड्यूल्ड बैंक, एंड यूजुअली प्राइवेट बैंक कभी नहीं कहेंगे, शेड्यूल्ड बैंक, नेशनलाइज्ड जो बैंक होते हैं ना उनकी ही लॉ में रेफरेंस दी जाती है हमेशा। बैंक इन अ सेपरेट अकाउंट विद इन कितने दिन, 5 days, कहां से, फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड, क्लियर। यहां पे सर ये मान लो आपकी क्या है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से विद इन कितने दिन, विद डिपॉजिट इन अकाउंट, क्लियर। सो विद इन 5 days आप ये पैसा वहां पे, और ये रखना जरूरी है, एंड ये डिपॉजिट अगर नहीं होगा तो आपके ऊपर फालतू की सारी पेनल्टीज क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। सो इस पॉइंट का ध्यान रखना, जिस दिन भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए विद इन 5 days वो पैसा निकाल लो और अलग से रख दो, क्लियर। और ये दोनों के लिए है, एंड सच अमाउंट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन द पेमेंट ऑफ, फिर सेपरेट क्यों रखवाया था, इसलिए तो रखवाया था कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कहां पे यूज होगा, डिविडेंड को पे आउट करने में ही यूज होगा, कहीं और यूज मत करना, क्लियर। दिस प्रोविजन, आगे पढ़ो, वही जो 100% गवर्नमेंट कंपनी है या होली ऑन्ड गवर्नमेंट कंपनी है, क्लियर, जिसकी एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती, क्लियर। यस प्लीज। नेक्स्ट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, सेक्शन 124, मेन सेक्शन 123 हो चुका, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पढ़िए, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट रिमेनिंग क्या है, अनपेड। सर यहां पे ना कंडीशन है, पहला वर्ड when is transfer required, ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हो, जाहिर सी बात है सर डिविडेंड मैंने देने की कोशिश की होगी, पर्सन ट्रेस नहीं हुआ या कोई कारण थे जिसके कारण वो क्या रहा, अनपेड। कंपनी में वापस नहीं जाएगा, कंपनी अकाउंट में वापस नहीं जाएगा, यहीं से जो तुमने वो सेपरेट रखा था ना 5 दिन में, यहीं से एक अलग अकाउंट और ओपन करवा बाय द नेम अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब ये पैसा वहां भेज दो, बट कंपनी के पास वापस नहीं जाएगा। गलती से भी एक बार जो पैसा कंपनी से निकल चुका है ना डिविडेंड के नाम से, या तो शेयर होल्डर के पास जाएगा या वो जाएगा सरकार के पास, बट कंपनी के पास वापस नहीं आएगा कभी भी। पर when is transfer required, पढ़ियो। If a dividend is declared but it remains unpaid or unclaimed for 30 days from the date of its declaration. अब सर डेट ऑफ डिक्लेरेशन से ये कंडीशन क्या है, ये ऊपर तेरा चार्ट बना हुआ है ना, कहां पे, ये रहा। हमने क्या कहा था, विद इन 5 days आप क्या करवा दो, डिपॉजिट। इससे आगे मतलब टोटल 30 days कहे, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से टोटल 30 days के अंदर पे आउट होना चाहिए। मतलब तेरा कितने दिन हो गए, 25 दिन हो गए ना। यहाँ पे शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर उसको पे कर दो, मतलब टोटल 30 days हो गए। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं ऐसे, विद इन 30 days पे विद इन 30 days टू शेयर होल्डर्स, कि सर उनको 30 days के अंदर आप अपनी पेमेंट कर दो, जिसके अंदर ही 5 दिन के अंदर वो आपने डिपॉजिट करवाना था, और अगले 25 दिन में कहने का मतलब क्या था, आपने नेक्स्ट आगे बांटना था। बट 30 दिन के अंदर ये सारा कार्यक्रम क्या होना था, खत्म होना था, क्लियर। 30 दिन हो चुके, 30 दिन हो चुके, डिक्लेयर तो कब का हो चुका, डिक्लेयर तो कब का हो चुका, चेक बन चुके या व्हाटएवर जो भी था, पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल, हमें जी पर्सन ट्रेस नहीं हुआ, मिला कोई प्रॉब्लम, व्हाटएवर द केस इज, इट इज स्टिल अनक्लेम्ड या अनपेड। 30 दिन हो चुके, टाइम लिमिट निकल चुकी, अब आप हकदार नहीं है इस पैसे को रखने के, इसको नेक्स्ट आगे एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है,
सर वेयर टू ट्रांसफर, कहां करें? द अमाउंट ऑफ, पढ़ो, The amount of unpaid or unclaimed dividend shall be transferred to a special account in the scheduled bank. ये भी होगा तो शेड्यूल्ड बैंक ही, क्लियर। सच अकाउंट शैल बी कॉल्ड एज क्या? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एक नाम पहचान दे दो, ये वो अकाउंट है जो डिक्लेयर तो था बट पर्सन या कोई भी कारण ये क्या रहा, अनपेड रहा, अनक्लेम्ड रहा। बट सर दोबारा पैसा कंपनी में वापस नहीं जाएगा, ऐसे ही आगे से आगे कहीं पड़ा रहेगा जब तक इसको कोई क्लेम ना कर ले, नहीं तो लास्ट में कौन ले जाएगी? सरकार, सरकार ले जाएगी, बट कंपनी के पास ये पैसा वापस नहीं आएगा। पढ़िए सर, टाइम लिमिट फॉर ट्रांसफर, कोई टाइम लिमिट भी है क्या? मतलब जो 30 डेज कंप्लीट हो चुके, अगर 30 दिन के अंदर वो पेमेंट नहीं हो पाई, वो अनक्लेम्ड रहा, अनपेड रहा, नेक्स्ट पढ़ना, सच ट्रांसफर विल बी मेड विद इन कितने दिन? 7 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ क्या? 30 डेज। जब आपके वो सर 30 डेज क्या हुए थे, कंप्लीट हुए थे, वहां से 7 डेज के अंदर अंदर एक अलग अकाउंट ओपन करवा एंड वहां पे ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या करवा दो? डिपॉजिट करवा दो। क्लियर? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, देखो स्टार्टिंग से है तो स्टार्टिंग से, बट उसी के अंदर 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 जाते जा रहे हैं। अब इसी चार्ट में कहूं जो ऊपर आपने बताया, से किसकी बात कर रहे हैं? ये अपने पे करा था ना, यहां तेरे 30 डेज क्या हो चुके थे? कंप्लीट। कलर चेंज करता हूं, यहां से नेक्स्ट, यहां से बना नेक्स्ट 7 डेज, यहां पे बनाओ, यहां से नेक्स्ट 7 डेज में, क्लियर? 7 डेज में ट्रांसफर, ट्रांसफर टू किसमें? अनपेड, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। नेक्स्ट आगे सर, क्या चीज? जितना वो अभी तो इसमें पड़ा है, अभी गवर्नमेंट के पास नहीं गया, अभी यहां पे भी होल्ड होएगा 7 साल तक, ये पैसा यहीं पड़ा रहेगा जब तक, मतलब अभी वेट कर रहे हैं कोई आएगा, ठीक है, वो लेके जाएगा शायद। आफ्टर दैट अगर फिर भी ना आया, नेक्स्ट प्रोविजन पढ़ो, कोई नहीं, इंटरेस्ट फॉर डिलेड ट्रांसफर। और जितना डिले करते जाओगे, जब तुम्हें कह दिया कि 7 डेज के अंदर ट्रांसफर कर दो तो कर दो, नहीं कर रहे तो नेचुरली सर इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा। कितना? इंटरेस्ट एट द रेट कितना? 12% per annum is payable by the company for delay in making such transfer. Such interest shall ensure to the benefit of the members of the company in proportion to the amount remaining unpaid. और जितना भी इंटरेस्ट, अब आपको होगी लड़ाई किस बात की पड़ेगी? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है तो सारा किसका? शेयर होल्डर का, बट उनका तो फिक्स था ना, किसी का कितना, किसी का कितना, ऊपर से कंपनी क्या दे रही है? इंटरेस्ट। अब लड़ाई पड़ जाएगी, इंटरेस्ट किसमें बांटे? कहता प्रोपोर्शनेटली बांट लो, ये उसी अमाउंट के ऊपर तो क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। क्लियर? तो ये भी, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये भी मेंबर्स में ही क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जैसा जैसा आपको मिलना चाहिए था। क्लियर? आगे चलिए, स्टेटमेंट कंटेनिंग, यस प्लीज, स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू अनपेड डिविडेंड टू बी प्लेड ऑन द। और सर इस बात की जो डिटेल है वो एक बनाकर, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका अनपेड है, जो हमारे अकॉर्डिंग ट्रेस नहीं हुए, एक लिस्ट बनाकर प्रॉपर डिटेल्स के साथ वेबसाइट पे क्या कर दिए? पब्लिश कर दीजिए। पढ़िए, विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर, 90 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये काफी लंबा टाइम है, और ये कहां से है? ये कहां से है? जिस दिन से मैंने ट्रांसफर किया वहां से 90 डेज के अंदर एक लिस्ट बनाओ या डिटेल्स बनाओ एंड पब्लिश कर दो। पढ़िए, द कंपनी शैल प्रिपेयर a statement containing the names, their last known addresses and the amount of unpaid dividend to be paid to each person, clear, and the company shall place such statement on the कहां पे? website of the company if any, and on such other website जो approved by क्या होगी? CG। मान लो CG ने कह दिया MCA की साइट पे भी डालो, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है तो वहां पे भी डाल देंगे, बट सर पब्लिश करना जरूरी है ताकि भूला भटका कोई पर्सन देख ले, शायद किसी को होश आ जाए, ठीक है ना, कि हमारा कोई डिविडेंड पेंडिंग है, अनक्लेम्ड है, अनपेड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो देने देने। देख सिंपल सी बात है, इतना तो क्लियर है, कंपनी के पास तो वापस आने नहीं वाला, या कौन लेके जाएगा? शेयर होल्डर, या कौन लेके जाएगी? गवर्नमेंट। हमें क्या, ये पड़ा पैसा, एक फॉर्मेलिटी थी कि लिस्ट बना के, डिटेल बना के वहां पे डाल दो, ताकि कल को कोई पर्सन अगर क्लेम करने आता भी है तो उसको टाइम टू टाइम अपन ये प्रोवाइड कर दे। बट इंटेंशन क्लियर है, देना ही देना, ऐसा नहीं है कंपनी डिफॉल्ट करने को करनी है। अब क्या डिफॉल्ट करेंगे? साफ तो कह दिया मन है, और ऊपर से अगर लेट करूंगा मेरे पे 12% इंटरेस्ट लगा दिया, मैं क्यों पंगा लूंगा भाई? कंपनी क्या कहेगी? करो ट्रांसफर टाइम से, एंड जब कोई आएगा मांगेगा, एविडेंस दिखाएगा, हम दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है? हमने तो वैसे भी पे करना है, हम तो तेरे को तो ढूंढ रहे थे, आ जाए,
तेरे चक्कर में तो इतना लंबा काम करना पड़ गया हमें। अगर ट्रेस हो जाता, मिल जाता, या कुछ भी केस अगर ना होते, उसी दिन सर हमारा 30 डेज के अंदर काम कंप्लीट था। मैं तो उल्टा एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज में फंस गया, मुझे तो पढ़ना ही नहीं था। समझे बात? सो दिस इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्लियर? एंड यहीं से नेक्स्ट आगे टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट आगे पॉइंट्स का सिनारियो अलग है। अभी तक जो टाइम लिमिट्स पढ़ चुके, एक बार रिपीट करवा रहा हूं। विद इन 5 डेज, कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन से आपको अमाउंट जो है सेपरेट बैंक अकाउंट में, शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करवानी होगी। क्लियर? एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन से ही टोटल 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये सारा जो पेमेंट सिस्टम है वो क्लियर करना होगा। 30 डेज में अगर आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 7 डेज से, फ्रॉम द 30 डेज से नेक्स्ट 7 डेज से आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होगा। एंड जिस दिन आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, वहां से 90 डेज के अंदर एक डिटेल बनाकर वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारी प्लेस करनी है। क्लियर? टाइम लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसे ही एक दो टाइम लिमिट्स और भी आगे आएंगे। टॉपिक छोटा है, बट डोंट टेक इट लाइटली। ये टॉपिक्स मतलब अपने आप में फेवरेट टॉपिक्स हैं, जितना घुमाना चाहो उतनी केस स्टडीज बन जाएंगी इन 6 पेजेस में ही। समझ गए ना? तो अकाउंट्स, ऑडिट और प्लस आपका ये डिविडेंड वाला टॉपिक 8, 9, 10, ये तो सर मोस्ट फेवरेट। इनमें तो अपनी मास्टरी प्रॉपर क्रिएट कर लो कि इनमें से कोई नंबर नहीं जाने देना, क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बिना पेपर सेट नहीं होगा, गारंटेड पार्ट हुआ कॉन्सेप्ट। और इनके एमसीक्यू बड़े तंग करते, वही है ना, घुमाने के तो जिस मर्जी पॉइंट पे आ जाए, फिर एमसीक्यू बड़े डीपली पूछते हैं। जैसे आज नोटिस करा कि प्रोहिबिशन जो है डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट सिर्फ इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड के ऊपर है, प्रेफरेंस के ऊपर थोड़ी है। प्रेफरेंस वालों को तो दे दो, बट इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड आप पे आउट नहीं करेंगे। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट। एंड यहीं से पेमेंट फ्रॉम अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके जी।